हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे लेसन नंबर 7 के बारे में। तो लेसन नंबर 7 के ऊपर ये हमारा आखिरी कंसेप्ट होने वाला है, जहां पे हम अलग अलग तरह के ग्राफ और डाटा को यानी कि स्टैटिकल मेजर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जहां पे हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, पाई चार्ट क्या होते हैं, लाइन ग्राफ क्या होता है, एरिया चार्ट क्या होता है, स्कैटर डायग्राम क्या होता है। इन सबको हम डीप में समझने की कोशिश करेंगे और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से बात होती है बनता कैसे है। आप सब लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हिस्टोग्राम बना के भी दिखाया था। जो हिस्टोग्राम के बार्स होते हैं ना, उन बार्स के बिल्कुल बीच में पॉइंट लगाने के बाद, हर एक बार के बीच में पॉइंट लगाने के बाद अगर आपसे ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक तरह से, जैसे ये हमने एक छोटा सा बनाने की कोशिश की हिस्टोग्राम, है ना। तो ब्लैक मार्कर चूज कर लेते हैं। ये हो गया यूं, आप यूं समझ लो, ये हो गया, ठीक है। इनके बीच में यानी कि ऐसे ये पॉइंट फिर एक छोटा बना लिया हमने ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको ज्वाइन करते चले जाओ। ज्वाइन करोगे ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस तरीके से हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। तो बात है क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्या हमें हिस्टोग्राम बनाना कंपलसरी है? ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप हिस्टोग्राम ना भी बनाओ तो भी चलेगा, ठीक है। यानी कि फिर आपको मिड वैल्यू चूज करनी पड़ेगी हर एक क्लास इंटरवल की, क्योंकि ये भी क्या है, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। अब बात आती है कई लोगों को मिड वैल्यू ही नहीं पता होगी, जिन्होंने ना 9th में स्टैट पढ़ी, ना जिन्होंने 10th में स्टैट पढ़ी। मैं बताता हूँ मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लास इंटरवल लिखते हैं, लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। कहाँ लिखे हैं, लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। मैं आपको बोलूं कि इनकी मिड वैल्यू क्या होगी, मिड वैल्यू इनकी बीच की वैल्यू 0 और 10 के बीच में क्या आएगा। आप बोलोगे भाई 0 और 10 के अंदर बीच में बहुत सारे नंबर है, मैं एग्जैक्ट बीच की बात कर रहा हूँ। तो 0 और 10 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। 10 और 20 के बीच में, ठीक है, वापस क्या आएगा, 15 आएगा। 20 और 30 के बीच में 25 आएगा। इन्हें क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। अगर आप मिड वैल्यू को भी बना के उसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। लेकिन मिड वैल्यू ध्यान रखना कहाँ पे लगानी है, फ्रीक्वेंसी के पास। जैसे कि इसकी मिड वैल्यू इसकी फ्रीक्वेंसी के पास, इसकी मिड वैल्यू उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी के पास, उसकी मिड वैल्यू उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी के पास, फिर ज्वाइन कर दो। क्योंकि मिड वैल्यू तो है ये भी एक तरह से, मिड वैल्यू क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू, क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू है, बीच की वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। तो आप उनको ज्वाइन कर दो तो पेपर क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है बिना हिस्टोग्राम की मदद के, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। अब मान लो कि कई को लगता है कि मिड वैल्यू हमसे नहीं निकाला जाएगा ऐसे कि 0 और 10 के बीच में 5 आएगा, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप दोनों नंबरों को प्लस कर लो, 2 से डिवाइड कर दो। इस दुनिया में कभी भी किसी भी दो नंबर के एग्जैक्ट बीच का नंबर निकालना हो तो दो नंबरों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 0 + 10 कितना होता है, 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। 10 और 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। 20 और 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 25। हमेशा मिड वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया। इसको बोलते हैं L1 प्लस में L2 यानी कि लोअर क्लास इंटरवल प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइड बाई 2। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की मैंने बेसिक सी बात कर ली, अब थोड़ा और समझते हैं इसे। तो इट इज अ टाइप ऑफ ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन। ये भी एक टाइप किसका होता है, ग्राफिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। इट्स यूज्ड टू शो हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड। अब ये काम किस में आता है कि कैसे डाटा को हमें ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि सारे क्या है, स्टैटिकल मेजर्स हैं। और स्टैटिकल मेजर क्या समझाते हैं हमें कि हम एक डाटा को कितने तरीके से दिखा सकते हैं और कौन सा बेहतर और मोस्ट सुटेबल वे रहेगा उस डाटा को दिखाने का। तो वही चीज यहाँ पे है। तो हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड टू शो पैटर्न्स, और पैटर्न्स हमें देखने का मौका मिलता है। इट्स जनरली ड्रॉन विद अ हिस्टोग्राम। तो ध्यान रखना, इसको हम जनरली हिस्टोग्राम की वजह से ड्रॉ करते हैं, ऑल्दो इट मे आल्सो बी डन विदाउट वन। ध्यान रखना, विदाउट हिस्टोग्राम भी मैंने आपको समझाया कि कैसे हम एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर हम बात कर रहे हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, ध्यान रखना इसको हम CF की मदद से बनाते हैं। किसकी मदद से, CF की मदद से। अब कईयों को CF भी नहीं पता होगा, समझाता हूँ क्या होता है CF। अब मैंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लिखा ना, इसका F लिख लेते हैं। मान लेते हैं 0 से 10 के बीच में 5 है, इसके बीच में 6 है, इसके बीच में 8 है।
आपको CF निकालना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो पहले में तो F और CF सेम ही रहता है, पहला CF और F सेम रहता है, इनकी 5 लिख लो। फिर क्या हो जाएगा, ऐड करके बनेगा 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। फिर 6 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, ये हमारे पास क्या बना, एक CF बना, ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना, ठीक है। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग बनता है, लेस देन एंड मोर देन के अकॉर्डिंग। इसके उसको हम ओजिव भी बोलते हैं। जो हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब बनता है तो वो बनता है ओजिव, यानी कि लेस देन ओजिव भी और मोर देन ओजिव भी। अगर मैं दोनों के ग्राफ के बारे में बात करूं तो एक का ग्राफ तो यूं बनेगा, ठीक है, गिरता हुआ, एक का ग्राफ यूं बनेगा, ठीक है, उठता हुआ, ऐसे आप मान लो, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमेशा बनते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब मैं उठते हुए की बात करूं, देखो CF लगातार बढ़ रहा है तो उठता हुआ ग्राफ बनेगा। अब कई बार पता क्या होता है कि CF पहले ही मैक्सिमम है, फिर गिरता हुआ ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हम कौन से ओजिव को ड्रॉ कर रहे हैं, लेस देन ओजिव बना रहे हैं या मोर देन ओजिव बना रहे हैं। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अगर आप मुझे कमेंट में कमेंट करोगे, ठीक है, कि आपको ओजिव समझ में नहीं आया है या फिर आपको ओजिव सीखना है, लेस देन ओजिव क्या होता है, मोर देन ओजिव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी CF फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक सिंगल वीडियो बनानी है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के ऊपर, तो मैं वही बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे चांसेस ज़्यादा होंगे कि मैं इस टॉपिक को वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नोन एज एन ओजिव, इसको हम ओजिव भी बोलते हैं। इस फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक टाइप बोलते हैं किसका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, दैट एक्सिबिट्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहां पे हमेशा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है। तो एन ओजिव इज सिमिलर टू हिस्टोग्राम, जो एक ओजिव है वो क्या होता है, सिमिलर होता है किसके, हिस्टोग्राम के, यानी कि हिस्टोग्राम की तरह ही बनता है, ठीक है, एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल्स। बस ध्यान रखना आप रेक्टेंगल्स नहीं होते, इट फीचर्स आर सिंगल पॉइंट दैट रिप्रेजेंट अ राइट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये इसका फीचर कैसा होता है, सिंगल पॉइंट की तरह होता है, दैट रिप्रेजेंट अ राइट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, जो कैसा बनता है, राइट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल की तरह। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज जनरली इजियर टू मेक यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी टेबल। और ध्यान रखना ऐसे ग्राफ को, यानी कि ओजिव को ड्रॉ करना हमेशा फ्रीक्वेंसी की मदद से इजी रहता है। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेके ही ओजिव समझाया था, क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी होगी तो आप CF क्रिएट कर पाओगे, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल पाओगे, ठीक है, और उसकी हेल्प से आप क्या बना पाओगे, ओजिव बना पाओगे। वैसे ओजिव का कंसेप्ट शायद आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, अगर आप लोग कोविड के बाद के बच्चे रहेंगे तो उस टाइम पे। और हाँ, CF तो आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि मीडियन निकालते वक्त CF का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना CF के आप क्लास इंटरवल के केस में मीडियन नहीं निकाल पाओगे। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने वहाँ पे डीप में सीखा होगा। अब समझते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है जिसके जरिए हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट में। तो इट इज अ क्लासिफिकेशन टेक्निक, ये भी क्या है, एक क्लासिफिकेशन टेक्निक है फॉर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा। यहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं दोनों तरह के डाटा को, चाहे वो कंटिन्यूस डाटा हो चाहे वो डिस्क्रीट डाटा हो, टू अरेंज डाटा एज इट्स एक्वायर्ड, ठीक है। हम डाटा को अरेंज करते हैं जैसे हमें जरूरत है। अ स्टेम एंड अ लीफ प्लॉट इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो जहां पे हम स्टेम और लीफ प्लॉट को यूज करते हैं, ध्यान समझना होता क्या है, टर्म कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ईच नंबर इन द डाटा इज डिवाइडेड इनटू अ स्टेम एंड अ लीफ। हम हर एक नंबर को डिवाइड करते हैं स्टेम की फॉर्म में और लीफ की फॉर्म में। ऑल बट फाइनल डिजिट, all but final digit is included in numbers stem। ध्यान रखना, all हर एक नंबर but final digit is included in the number stem। the number leaf will always be a single digit। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ का जो भी डिजिट है वो क्या रहेगा, हमेशा एक सिंगल डिजिट रहता है। तो इस तरीके से हम स्टेम एंड लीफ प्लॉट को भी डिस्कस करते हैं, देखते हैं। वैसे मैंने इसको काफी डीप में समझाया भी हुआ है जब मैंने एक सीरीज बनाई थी बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिन्होंने वो सीरीज देखी होगी वहां पे उन्होंने ये वाला कंसेप्ट बहुत डीप में सीखा होगा। इसके मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे कि हम डाटा को कैसे स्टेम एंड लीफ प्लॉट पे दिखाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, पाई चार्ट। सबसे पहले पाई चार्ट को समझते हैं। पाई चार्ट आप लोगों ने बहुत बार अपने बचपन में देखा होगा, जहां पे हम एक सर्कल में डाटा की अलग अलग कैटेगरीज को शो करने की कोशिश करते थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है,
जैसे कि मान लेते हैं 25% बना लिए, बुक्स बना लिया बुक, ठीक है, 30% मान लेते हैं सोप बना लिया, ठीक है, या फिर 25% और बना लिया यहाँ पे पेंसिल्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, और 20% क्या बना लिया यहाँ पे मान लो आप इरेजर बना लिया। तो इस तरीके से मैं क्या डाटा को अरेंज कर लिया। मतलब पाई चार्ट में करते क्या है, हम एक सर्कल के अंदर, क्योंकि सर्कल का मतलब क्या है कि 100% है वहाँ पे हर एक चीज़, ठीक है, मतलब सॉरी टोटल मिला के 100% बनेगा वहाँ पे, ठीक है, और हमने उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग केसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, एक मिनट रुकना, ठीक है, पहले आप यहां तक का उतार लो ये वाला पार्ट या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं फिर दिखाता हूं आपको बना के। तो चलो फिर अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं पाई चार्ट की बात कर रहा था। तो सपोज करते हैं ये एक सर्कल है, और सपोज करते हैं सर्कल ही है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा बन गया क्या, हाँ ठीक है, देख लेना। अब ये मान लेते हैं उसका सेंटर है। हमने ना यहाँ पे क्या कर लिया, पाई चार्ट में कुछ प्रोपोर्शन में चीज़ें ले ली। जैसे मान लेते हैं ये कोई सोसाइटी है जहाँ पे 90% में पार्क अवेलेबल है, 90% बोल रहा हूँ सॉरी 25% में, 90 डिग्री होगा ये, 25% में क्या है, पार्क अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्क, ठीक है, और यहाँ से रंग खींच लेते हैं, ये मान लेते हैं 30% हमने मान लिया, मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ। 30% हमने क्या मान लिया यहाँ पे, ये है हमारा रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है। और जो बाकी बच गया, बाकी कितना बच गया, 30 और 25 कितने होते हैं हमारे पास, 55, और ये हमारे पास कितना बच गया हमारा 45%, 45%। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे कल्चरल एरिया, कि भाई यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ड्रॉ कर लिया है डायग्राम। टोटल में कितना बनेगा, ये 100% बनेगा। हम और भी ज़्यादा सब कैटेगरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और खींच दूँ, किसी और टाइप का एरिया बना दूँ, पर मैंने ऐसे ही बनाया पाई चार्ट। टोटल मिला के पाई चार्ट जो है ना पूरा 100% होता है। या तो आप 100% के अंदर कुछ कर रहे हो, या फिर 360 डिग्री के हिसाब से डिवाइड कर रहे हो, डिपेंड करता है आप कैसे डिवाइड कर रहे हो। अगर आप परसेंटेज में बांटना चाहते हो तो आप 100% को लोगे कि भाई कोई एरिया हमने 20% के लिए कोई और एरिया दे दिया, 30% के लिए कोई और दे दिया, 25 के लिए कोई और, 25 के लिए कोई और। इस तरीके से हम जो है कोई भी डाटा बना सकते हैं, या फिर 360 डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम जो है क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट को बना सकते हैं। तो आप लोगों ने बचपन में ऐसे पाई चार्ट जो है बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बनाए होंगे, ठीक है, और अलग अलग क्वेश्चंस भी किए होंगे इस टाइप के, क्योंकि पाई चार्ट भी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है स्टैट्स के अंदर, और अच्छा भी लगता है देखने के अंदर कि कौन सा डाटा कितने % में अवेलेबल है, ठीक है, या फिर कौन सी कैटेगरी के लिए कितना एरिया अवेलेबल है, कितनी % अवेलेबल है, या फिर कितनी डिग्री अवेलेबल है। यहाँ पर मैं सिर्फ एरिया की बात की, आप कैटेगरी की बात भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिफरेंट गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उसने हर एक गुड्स के लिए कितनी जगह बना रखी है, या फिर कितना % कितने गुड्स को डिवोट कर रखा है, ठीक है, तो वो आप दिखा सकते हो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो पाई चार्ट क्या आता है, तो पाई चार्ट इज अ फॉर्म ऑफ ग्राफ दैट यूजेस अ सर्कुलर ग्राफ, जहाँ पे हम एक सर्कुलर ग्राफ ड्रॉ करते हैं टू रिप्रेजेंट डाटा, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। द ग्राफ्स कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनेट टू % ऑफ टोटल, जहाँ पे ग्राफ का जो % है प्रोपोर्शन में रहता है हमेशा टोटल इन ईच ग्रुप। साइज ऑफ स्लाइस ऑफ पाई इज प्रोपोर्शनल, जो हमारे पास साइज है स्लाइस का एक पाई का, तो ये मान लो कि पिज्जा है और बीच में क्या है, पिज्जा के स्लाइसेस हैं अलग अलग, ये प्रोपोर्शनल रहते हैं टू साइज ऑफ ग्रुप एज अ होल। कंप्लीट पाई रिप्रेजेंट 100% ऑफ अ होल, जैसे मैं बताया भी कि कंप्लीट पाई जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 100% रहेगा, वेयर एज द स्लाइसेस रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ टोटल, और जहाँ पे स्लाइसेस क्या रहेंगे, उस गिवन जो भी चीज़ है उसके क्या रहेंगे, टोटल के पार्ट्स रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये चीज़ है ये काम करती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पाई चार्ट समझ में आ गया कि पाई चार्ट जो है किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अब हम आते हैं लाइन ग्राफ की तरफ। तो लाइन ग्राफ को समझते हैं। तो अगर मैं लाइन ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो लाइन ग्राफ ये दिखाता है कि डिफरेंट टाइम पे जो चीज़ें हैं, फिर जो कंडीशंस है वो किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो हम लेते हैं टाइम, जैसे मान लो यहाँ पे टाइम ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लो पॉपुलेशन ग्राफ बनाना है, तो मान लेते हैं पॉपुलेशन पहले इतनी थी, फिर बढ़ी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर और बढ़ी, फिर थोड़ी सी कम हो गई, फिर और बढ़ी, फिर एकदम से ड्रास्टिकली कुछ हो गया तो पॉपुलेशन बहुत गिर गई, ठीक है, फिर थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये क्या है, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना हमें ग्राफ दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे लाइन ग्राफ, ठीक है। तो लाइन ग्राफ शोज द चेंजेस दैट हैव अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लाइन ग्राफ ये दिखाता है कि चेंजेस जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन अ
ज्योग्राफिकल फॉर्मेट। आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी भी स्टॉक वगैरह का इंडाइसेस वगैरह ग्राफ पढ़ते हो तो वो भी टाइम लाइन ग्राफ ही होता है, हमारे पास लाइन ग्राफ ही होता है, क्योंकि हम लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम इंटरवल पे देखते हैं कि ग्राफ जो है वो किस तरीके से मूव किया, आज कितना बढ़ा, 6 महीने में कितना बढ़ा, या फिर क्या चेंज आया 6 महीने में, 1 साल में क्या चेंज आया, ओवर द 5 ईयर्स कितना चेंज आया, वो सब हम क्या देखते हैं लाइन ग्राफ की मदद से ही देखते हैं। लाइन ग्राफ्स आर यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर इक्वालिटी ऑन वाई एक्सिस इज राइजिंग और डिक्रीजिंग, जहां पे हम ये देखते हैं कि जो सॉरी इक्वालिटी बोला है, क्वांटिटी जो है ना वो वाई एक्सिस पे क्या हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। हम ये जो देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। Over the time, line graph clearly shows whether a trend is rising or declining, और हमें लाइन ग्राफ ये भी दिखाता है कि जो ट्रेंड है वो राइज कर रहा है फिर डिक्लाइन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो तो मैं इस पर नाम रख दूं कि 2000 से 2005, तो हम देख रहे हैं 2000 से 2005 तक बढ़ा, फिर 2005 से ये मान लेते हैं 2006 है, ठीक है, कम हो गया, फिर 2006 से लेकर 2010 तक बढ़ा। इस तरीके से आप जो है ना अलग टाइम पीरियड पे देख सकते हो कि कब जो ट्रेंड है वो घट रहा है और कब ट्रेंड जो है वो क्या हो रहा है, राइजिंग का है, राइज कर रहा है। अब क्या आता है हमारे इसके बाद, तो एरिया चार्ट। एरिया चार्ट भी बिल्कुल सेम है ऐसा ही है लाइन ग्राफ की तरह। एंड एरिया चार्ट शोज हाउ वन और मोर क्वांटिटीज, ये दिखाता है बस वन और मोर क्वांटिटी। यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटी की बात की थी कि वन और मोर क्वांटिटी हैव चेंज ओवर टाइम, ठीक है, कि चेंज हुई किस प्रकार से। इट रिजेंबल्स अ लाइन ग्राफ, बिल्कुल लाइन ग्राफ की तरह। डाटा पॉइंट्स आर प्लॉटेड एंड देन जॉइंड बाय लाइन सेगमेंट। डाटा पॉइंट को हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं ग्राफ पे और फिर से लाइन सेगमेंट से जॉइन कर देते हैं बोथ एरिया चार्ट्स। इसके बाद क्या आता है, स्कैटर डायग्राम। जरूर ध्यान देना, स्कैटर डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैटर डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, एक लाइन है, हमने लाइन व्यू बना दिया, अब इसके बीच बीच में आप पॉइंट डाल दिया हमने, ये स्कैटर डायग्राम हो गया, स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम का मतलब पता है क्या है, कि हमारा जो डाटा है वो हमारे मिड पॉइंट से, मतलब अपनी मान लो मेन वैल्यू से कितना स्कैटर कर रहा है, कितना डिफर कर रहा है, वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम आपने पढ़ा होगा डिस्पर्जन के बारे में या फिर स्कैटरिंग के बारे में, ठीक है, जब आप या फिर डेविएशन के बारे में 11th क्लास की स्टैट्स में, जहाँ पे लोगों ने ये क्या बोलते हैं वेरिएंस निकालना सीखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है मीन मोड मीडियन से हमारा जो डाटा है वो कितना डिफर कर रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है उनके बीच में, क्योंकि डेविएशन निकालना ही बहुत जरूरी है। हमेशा मीन मोड और मीडियन के बेस पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते, हमें डेविएशन भी पता होने बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी जाके हम जो है ना एक अच्छे डाटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिसर्च में उसकी हेल्प ले सकते हैं। वही चीज यहाँ पे है। स्कैटर डायग्राम क्या दिखाता है, तो स्कैटर डायग्राम प्लॉट्स टू सेट्स, यहाँ पे टू सेट्स होते हैं किसके, न्यूमेरिकल डाटा के, वन ऑन विच एक्सिस, जो एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, टू सी इफ देयर इज अ लिंक बिटवीन देम, और हमें देखना होता है क्या उनका आपस में कोई लिंक है, यानी कि अगर वेरिएबल यूज हो रहे हैं कि उनका आपस में कोई लिंक है। पॉइंट्स विल फॉल अलोंग अ लाइन और अ कर्व, तो पॉइंट जो है वो या तो बिल्कुल उस लाइन के ऊपर रहेंगे या उसके अलोंग, यानी कि उसके आसपास जाएंगे। कर्व इफ वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, अगर वेरिएबल कोरिलेटेड है तो क्लोजर द पॉइंट्स टच लाइन पैटर्न बेटर द कनेक्शन, मतलब जितना ज्यादा पॉइंट जो हैं वो इस लाइन के क्या रहेंगे, करीब करीब रहेंगे, हम मान सकते हैं कि कनेक्शन उतना ही बेटर है। और जितना ज्यादा स्कैटरिंग होगी पॉइंट्स के बीच में, यानी कि जितना ज्यादा वो इस मेन लाइन से डेविएट होंगे, दूर जाएंगे, उतना ज्यादा हम क्या बोलेंगे, कनेक्शन क्या है, खराब है। तो समझ में आ गया हम कैसे स्कैटर डायग्राम को यूज करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनके बीच में कनेक्शन बताने में। अगर जो पॉइंट्स हैं वो पास पास हैं, इस बात का मतलब क्या है, कनेक्शन बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है। अगर वो पॉइंट्स बहुत दूर दूर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कनेक्शन जो है क्या है, बहुत ज्यादा खराब है, कनेक्शन बढ़िया तरीके से नहीं हो रहे हैं। उम्मीद है आपको सारे टाइप समझ में आ गई हैं, ठीक है। इसमें मेन जो टॉपिक था ना वो ओजिव के बारे में था, जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया हो कि भैया लेस देन ओजिव, मोर देन ओजिव, या फिर ओजिव के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लिया हो, तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर क्या बना दूं, एक सेपरेट वीडियो बना दूं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 8, यानी कि इस सीरीज के आखिरी लेसन के बारे में। तो जिन्होंने अब तक देखा है वो आप ये मान लो कि आपने 90% सिलेबस कवर कर लिया अभी सीरीज का, बस 10% और रह गया, जिसको हम लास्ट चैप्टर करते ही खत्म कर देंगे, ठीक है, और एग्जाम से पहले ही खत्म हो जाएगा हमारा ये सीरीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे जाके नोट्स ले सकते हो। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी रह गई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।